साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड बात की थी। आज का वीडियो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और आज के वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में समझाया गया है। तो साथियों, नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटी एनालिसिस के मंच पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 किसका उल्लेख करता है? तो देखो साथियों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान और लोक सेवा आयोग। तो भाग 3 भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है, जैसे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो आपका राइट आंसर आएगा भाग 15। तो भाग 15 है, उसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इसी प्रकार जो आपातकालीन प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, इनका उल्लेख कौन से भाग में है? तो इनका उल्लेख भाग 18 में है। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग भी पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख कौन से भाग में है? तो लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है वो भाग से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कोई प्रावधान देकर के इसका उल्लेख कौन से भाग में है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक कौन से भाग का विस्तार है? आपसे एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया है। तो 12 से 35 भाग 3 का विस्तार है। इसके अलावा देखो भाग 5 में क्या है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार को हम आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो भाग 7 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले राज्य जो 30 श्रेणियों में वर्गीकृत था, वहां पे 4 श्रेणियां थी, ए बी सी और डी। तो राज्य का जो 4 श्रेणियों में वर्गीकरण मिलता है वो कौन से भाग के तहत मिलता है? भाग 7 के तहत। हालांकि वर्तमान में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और भाग 7 किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निरस्त किया गया था? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। इसी प्रकार देखो, और भाग 7 का विस्तार कौन से आर्टिकल में है? केवल 238 में है। भाग 11 केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख करता है। विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है और इसका विस्तार आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है। तो इस प्रकार किसी भी भाग का विस्तार पूछा जा सकता है और किसी भी भाग के जो विस्तार से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स देकर के आपसे भाग भी पूछा जा सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान मीन्स यहाँ पे ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं 5, 6, 7 और 9। तो मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की अगर बात की जाए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब यहाँ पे जो एक मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, उसका नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अधिकार को विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है? तब आपका आंसर क्या आएगा? विधिक अधिकार। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यानी कि आपको संविधान संशोधन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है। 39वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर और विधिक अधिकार की श्रेणी में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो अन्य संशोधन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये संशोधन किया गया था और उन्होंने यहाँ पे ये प्रावधान किए कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति
कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद या शंका न्यायालय में पहुंचता है तो न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है, यानी कि उसके चुनाव से संबंधित विवाद को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। इसी प्रकार देखो 41वां संविधान संशोधन है, उसमें व्यवस्था की गई है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति आयु प्रारंभ में 60 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 62 वर्ष है। तो 60 वर्ष से बढ़ाकर जो 62 वर्ष की गई थी वो किस संशोधन के तहत की गई थी? 41वें संशोधन के तहत। इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से प्रावधान है और इतने प्रावधान होने के कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पहचाना जाता है, तो आपका राइट आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में जो विधिक अधिकार बना रखा है उस विधिक अधिकार के रूप में उसका जो उल्लेख है वो कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 11वें भाग तथा आर्टिकल 300 क में। सेकंड ऑप्शन है भाग 12वें में तथा आर्टिकल 300 क में। थर्ड ऑप्शन है भाग 13वां तथा आर्टिकल 301। फोर्थ ऑप्शन है भाग 13 और आर्टिकल 307। तो दोस्तों इसका जो उल्लेख है संपत्ति का जो अधिकार विधिक अधिकार की श्रेणी में है वो भाग 12 में है और अनुच्छेद 300 क के तहत है, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उस वित्तीय संबंधों का जो उल्लेख है वो भाग 12 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में है। तो इसका राइट आंसर है बी। इसके अलावा देखो भाग 13 में क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य व्यापार और वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता है, जिसका विस्तार आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, कौन से राष्ट्र से अधिग्रहित किए गए हैं? इसमें ऑप्शंस हैं जापान, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो संविधान है उसको अपन उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से जो प्रावधान है वो अन्य राष्ट्रों से स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए। तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार ही नहीं किए गए हैं, और भी बहुत से प्रावधान लिए गए हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का पद वो भी अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो भी अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को वो भी अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजों को हटाने की प्रक्रिया है, जो रिमूवल प्रोसेस है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 124 क्लोज 4 में है, उसको भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है, उसको भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका से बहुत से प्रावधान लिए गए भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा और भी जैसे ऑप्शन है, जैसे जापान, तो जापान से क्या ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है भारतीय संविधान में वो कहाँ से है? जापान से है। इसी प्रकार जो जर्मनी है उससे हमने आपातकालीन प्रावधान ले रखे हैं, और फ्रांस है उससे गणराज्य यानी कि जो हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा फ्रांस से हमने हमारी प्रस्तावना में जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आदर्श शब्द हैं वो भी कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा या नागरिक अधिकार पत्र कहा जाता है? इसमें ऑप्शंस हैं भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है भाग थर्ड। आप जानते हैं कि जो भाग 3 है उसको ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, और ये मैग्ना कार्टा विश्व में नागरिकों को अधिकार देने वाला एक पहला लिखित प्रपत्र था। ब्रिटेन के राजा जोन्स ने 1215 ईस्वी में अपने सामंतों के दबाव में आकर के और वहाँ के नागरिकों को अधिकार देने के उद्देश्य से इस प्रपत्र को तैयार किया था, और यही प्रपत्र नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भाग फर्स्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 भी पढ़ चुके हैं, इसमें नागरिकता का उल्लेख है, और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं।
दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि मौलिक जो अधिकार हैं उनकी प्रकृति कैसी, उनका नेचर कैसा है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं न्यायोचित, गैर न्यायोचित, साम्यवादी, समाजवादी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है न्यायोचित। यहाँ पे न्यायोचित से आशय है कि यदि कोई भी राज्य ऐसा कानून बनाता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उस राज्य के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी कि न्यायालय मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है, अर्थात ये जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं जो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। अर्थात इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, नकारात्मक प्रकृति है। नकारात्मक भी बोल सकते हैं, न्यायोचित बोल सकते हैं, इस प्रकार से ये वाद योग्य भी बोले जा सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उस भाग 3 के बाहर कौन से गैर मौलिक या विधिक अधिकार नहीं है। क्योंकि भाग 3 के जैसे यहाँ पे कुछ लीगल राइट्स भी हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लीगल राइट्स से मेल नहीं खाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी कर को, यहाँ पे आएगा किसी भी कर को, किसी भी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो देखो जब तक विधि अथोराइज नहीं करता है, कानून अथोराइज नहीं करता है, जब तक आप किसी के ऊपर कोई नया कर नहीं लगा सकते हैं और नई कर को इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक प्रकार का लीगल राइट है और इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 265 में है, आर्टिकल 265 में है। विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी एक लीगल राइट है कि जब तक कानून अथोराइज नहीं करता है, जब तक आप उस किसी भी व्यक्ति को उसकी जो प्रॉपर्टी लीगल है इलीगल है आप उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का लीगल राइट है और इसका उल्लेख आर्टिकल 300 क में है। तो वर्तमान में हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो इस अनुच्छेद 300 क के तहत इस प्रकार से व्यवस्थित है। भारत राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के आपको सभी जगह व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की स्वतंत्रता है। ये जो व्यवस्था आपको प्राप्त है ये आर्टिकल 301 से प्राप्त है। तो ये भी एक प्रकार का लीगल राइट है। इससे नेक्स्ट लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 के बाहर कौन सा गैर मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये गैर मौलिक विधिक अधिकार नहीं है। क्योंकि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ये तो लीगल राइट है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर है। आप जानते हैं कि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है वो आर्टिकल 326 के थ्रू होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में असंगत कथन बताना आपको। यानी कौन सा कथन ऐसा है जो इससे मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। सेकंड ऑप्शन है ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का गारंटर कहलाता है। और लास्ट ऑप्शन है उच्च न्यायालय के खिलाफ की जाने वाली अपील के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका असंगत कथन है वो लास्ट है। अब इनकी व्याख्या देखते हैं। असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, ये कथन बिल्कुल संगत है। हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कहने का मतलब सीमित है, क्योंकि संसद उसको कब भी सीमित कर सकती है। जैसे आर्टिकल जैसे धारा 144 लग गई या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। यानी कि असीमित नहीं है, सीमित हैं, वाद योग्य हैं, यानी कि इसके ऊपर न्यायालय में वाचिक याचिका दायर की जा सकती है। तो ये बिल्कुल राइट है, संगत कथन है। ये स्थायी नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और आज 6 ही मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संसद इनमें संशोधन कर सकती है। और वो कौन सा अनुच्छेद के तहत करती है, 368 के तहत ही इनका संशोधन माना जाता है। क्योंकि मौलिक अधिकारों में जो संसद संशोधन करती है वो विशेष बहुमत के आधार पर ही करती है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है वो 2 प्रकार से होता है, या तो विशेष बहुमत से या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होता है। तो संसद जो अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है या उन पर कोई नया कानून बनाती है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत करती है और ये उसका विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का गारंटर कहलाता है, ये भी बिल्कुल राइट कथन है। अब यहाँ पे देखो, मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। लेकिन इस पर सुनवाई करने का जो विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है वो सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपा गया है। तो यहाँ पे आपका जो असंगत कथन है वो डी वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।